करके स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भगवान राम की प्रतीक चिन्ह जो 22 तारीख को लोरमी में माननीय उप मुख्यमंत्री जी के प्रयास से इसी हाई स्कूल मैदान में 4 टन बेरों से जो राम भगवान की प्रतिमा बनाई गई थी, उस प्रतिमा को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माननीय हमारे लाडले विधायक भेंट कर रहे हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। आप लोगों की तालियों के बीच अब मैं हमारे इस देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को आप लोगों की तालियों के बीच पूरे सम्मान के साथ आमंत्रण करता हूं। आप आइए और हम सबको मार्गदर्शन दीजिए। बोलिए भारत माता की। सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री अरुण साहू जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके प्रिय प्रत्याशी सम्माननीय तोखम साहू जी, हमारे मंत्री दयालदास बघेल जी, टंकराम वर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व में स्पीकर और अध्यक्ष श्री धर्मलाल कौशिक जी, हमारे वरिष्ठ साथी पुन्नूलाल मोहले जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री शैलेश पांडे जी, सुशांत शुक्ला जी, धर्मजीत सिंह जी, अनुराग जी, सम्मानित मंच, सभी विधायकगण और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे मां कौशल्या की इस पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है और जिस गर्मजोशी के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ और जिस बड़ी संख्या में मौसम के खराब होने के बावजूद भी आप सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं, आपका उत्साह, आपका उमंग, आपके मन में जो चाहत है वह मैं स्पष्ट देख सकता हूं कि आपने तोखम साहू जी को लोकसभा में भेजने का निर्णय बना लिया है। इसके लिए मैं आपको विशेष करके धन्यवाद देता हूं। मैं जब यहां राजनीतिक दृष्टि से आप सबके बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं, तो आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं और दोनों हाथ जोड़ करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले 3 महीने पहले जब मैं यहां आया था और विधानसभा के चुनाव के प्रचार में हम सब लोग यहां उपस्थित हुए थे, तो आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की निवेदन को सुना, समझा, हम सबके निवेदन को आपने समझा और आपने बघेल की कुशासित सरकार को उखाड़ फेंका और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके लिए आपका विशेष करके धन्यवाद, क्योंकि आज हम सुशासन के काल में चल रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनी, उस पर विश्वास किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके लिए विशेष करके आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि आपके चुनाव में जो आपका वोट का महत्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत बड़े बड़े काम कराता है और बड़े बड़े फैसले लेने की ताकत रखता है।
और ये हमारे पास नहीं है, ये ताकत आपके पास है। आपने 2014 में मोदी जी को चुनाव जिताया, प्रधानमंत्री बनाया। जो देश, भारत देश पिछड़ रहा था, वो 5 साल के अंदर अग्रगणी राज्यों में आकर के खड़ा हो गया। आपने 2019 में अपने ही मत का प्रयोग करते हुए, इस उंगली का प्रयोग करते हुए आपने दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। आपने चुनाव जिताया। आपके चुनाव जिताने के माध्यम से एक मजबूत, एक स्थिर, एक ताकतवर और जनता के हित में करने वाले काम की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी। और फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि आप और हम 1951-52 से 4-4 पीढ़ियां बीजेपी और जनसंघ की खप गई। हम नारे लगाते रहे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 झंडे थे, एक झंडा भारत का और एक झंडा जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में 2 विधान थे, एक विधान भारत का और एक विधान जब उनकी विधानसभा पारित करे तब जाकर के वो कानून बनता था। और उसी तरीके से उनको एक अधिकार दिया गया था धारा 370 के तहत। हम धारा 370 के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन जब आपने मोदी जी के नेतृत्व में आपकी उंगली ने कमल का बटन दबाया और स्थिर सरकार, मजबूत सरकार दी, तो 6 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये रास्ता भी हमने देखा। हमने 1997-98 में पालमपुर में हमने फैसला लिया था कि हम राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। 1997-98 में आप सभी लोग नारा लगाते थे, एक बार नहीं अनेकों बार आप गए अयोध्या। कभी आपने शिला पूजन किया, कभी आपने अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया, कभी आपने कार सेवा में भाग लिया। बार बार आप नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और हमारे विरोधी, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, उपहास उड़ाती थी, मजाक उड़ाती थी। राम लला तुम आओगे, तिथि कब बताओगे? हमने उनको तिथि भी बताई। आपके उंगली की ताकत ने फिर से मोदी जी को सरकार में लाया और मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये मजबूत फैसले लिए गए। आपको मालूम है कि 1947 के बाद, विभाजन के बाद, कई लोग बांग्लादेश में, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, कई लोग पाकिस्तान में और कई लोग अफगानिस्तान में धार्मिक कारणों से प्रताड़ित होकर, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, ये वहां से निकाले गए थे और उनको यहां पर नागरिकता देने का सवाल था। सभी लोग बोलते थे कि नागरिकता दी जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बोलते थे, लेकिन नागरिकता देने की हिम्मत नहीं थी। तुष्टीकरण की राजनीति में डूबे हुए थे, माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स से दबे हुए थे। ये मोदी जी को आपने ताकत दी और इस ताकत के कारण ये CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ।
कानून बना और जो लोग भारत में आए थे उनको नागरिकता प्रदान करने का काम हुआ। ये स्थिर सरकार, मजबूत सरकार की निशानी है। आपको मालूम है, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारी मुस्लिम बहनें 3 तलाक के कारण उनको आजाद जीवन नहीं मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक समाप्त करो। पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है जो इस्लामिक देश है। बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है जो इस्लामिक देश है। अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है जो इस्लामिक देश है। इंडोनेशिया में इस्लामिक देश है, वहां 3 तलाक नहीं है। ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, लेकिन हमारे भारत में 3 तलाक चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाओ, किसी में ताकत नहीं थी। ये आपकी उंगली में ताकत थी, आपने कमल का बटन दबाया, उधर मोदी जी ने मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया और 3 तलाक के इस काले कानून से छुट्टी दिला दी। ये ताकत होती है, ये फर्क पड़ता है। आज राजनीति की संस्कृति बदल गई है मोदी जी के नेतृत्व में। पहले क्या था, कौन जाति का है, अगड़ा है कि पिछड़ा है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, पहाड़ का है कि मैदान का है, बाहर का है कि अंदर का है। भाई को भाई से लड़ाने का काम और अपना वोट सीधा करने का काम और वोट बैंक की राजनीति का काम ये कांग्रेस पार्टी किया करती थी। लेकिन मोदी जी ने भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत की राजनीति का चाल ढाल, भारत की राजनीति का कार्य करने का तौर तरीका, ये सब बदल डाला। अब मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको काम को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम को आगे बढ़ाया गया है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जहां उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति चलाई, तो मोदी जी ने विकासवाद की राजनीति चलाई। सबका विकास और विकास के लंबी छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने का विकास। बोलिए, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? 10 सालों में हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब उनको नेता बनाया गया, तब उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीब को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार गांव को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार वंचितों को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार दलितों को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार किसानों को समर्पित है, मेरी सरकार युवाओं को समर्पित है। ये बात उन्होंने उस समय कही थी और उसके माध्यम से आप सब जानते हैं और हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया होगा। आज बताइए, ग्रामीण विकास हुआ है कि नहीं? गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गांव में पक्की सड़कें पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं? हर मौसम में चलने वाली सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस काम को आगे बढ़ाया गया। अरुण साहू जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। धर्मलाल जी, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। उस समय मेरा एक्सीएन मेरे पास आके बोलता था कि नड्डा साहब, आपके इलाके में 40 सड़कें हैं और आपको 40 लाख रुपए बजट में आया है, बताइए इसका क्या करूं? मैं कहता था, तू ही लगा ले जहां लग सके, 40 सड़कें और 40 लाख बजट है, क्या करेंगे? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एक एक सड़क पर 10-10 करोड़ रुपए खर्च हुए और उसका विकास का काम शुरू हुआ। मैं आपको किस्से सुनाता हूं, मैं आपको किस्से सुनाता हूं। मैं 1993 में जब विधायक बना, मैं बार बार सुनाता हूं, क्योंकि आपको जब तक
अंधेरा समझ में नहीं आएगा तो उजाले का महत्व नहीं समझ में आएगा। जब तक आपको अमावस्या नहीं समझ में आएगी, पूर्णमासी को आपको नमस्कार करना नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा। 1993 में मैं एमएलए बन गया। मेरा वीडियो मेरे पास आता था और कहता था, नड्डा साहब, इस बार इंदिरा आवास योजना में आपको एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताइए ये 2 घर किसको दूं? और मैं वीडियो को चाय पिला के बोलता था, भैया ये तू ही रख ले घर, तू ही देना, मेरे बस का नहीं है। क्योंकि एक अनार 100 बीमार कहां डालेंगे। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 करोड़ घर बन करके तैयार हुए। 4 करोड़ घर। और ये घर ऐसे नहीं है, ये घर हैं एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, गैस का सिलेंडर, एक टॉयलेट, साथ में कोर्टयार्ड। ये 4 करोड़ पक्के मकान मोदी जी ने बनाए। और अब फिर से आप तोखन साहू को अपनी उंगली से बटन दबा करके भेजेंगे, मोदी जी 3 करोड़ और घर बनाएंगे। 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाएंगे। कोई पक्का, कोई कच्चा घर नहीं रहेगा। मैं उज्ज्वला योजना की बात करना चाहता हूं। यह भी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं आपकी यहां बहनें बैठी हैं। 10 साल पहले मेरे गांव में सवेरे 5 बजे बहनें उठती थी। सुबह 5 बजे जंगल में जाती थी, लकड़ियां काटती थी, बड़ा बोझा उठाती थी और पहाड़ के संकरे पगडंडियों में चल करके बोझा ला करके अपने रसोई घर के पीछे रखती थी। गीली लकड़ी होती थी, उसको जलाती थी। मुझे नहीं मालूम आपके यहां क्या बोलते हैं उसको, लेकिन हमारे यहां उसको फूकनी बोलते हैं। फूकनी। उससे फूक फूक कर वो धुआं के बीच में चूल्हा जलाती थी और फिर उसके बाद वो भोजन बनाती थी। आजकल मेरी बहनें 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन दिया है। पट से लाइटर जलाती है, टक से, और 5 मिनट में चाय और भोजन बना करके घर में उसको सशक्तिकरण होता है। उसी तरीके से जल जीवन मिशन। मैं जब गर्मी में एमएलए होता था और जब जाता था तो बहनें हमारा घेराव कर लेती थी। और घेराव करने के बाद बहनें खाली मटके मेरे सामने रख देती थी और बोलती थी, ये है तेरा विकास, ये देख, ये पानी हमको 3 किलोमीटर से लाना पड़ता है, हमको 4 किलोमीटर से लाना पड़ता है। गर्मियों में 3-3 घंटे मेरे लग जाते हैं। क्या जीवन जीऊंगी? ये जीवन मैंने देखा है, ये जीवन मैंने बहनों का देखा है। आज मोदी जी ने 11 करोड़ घर में हर घर नल, हर घर जल ये पहुंचाने का काम किया। और आपको जानकर खुशी होगी कि 36 लाख जल जीवन का टैप कनेक्शन ये छत्तीसगढ़ में दिया गया है। और उसी में 2-2.5 लाख कनेक्शन हमारे इसी बिलासपुर जिला को दिया गया है। 2.5 लाख कनेक्शन दिया गया। अगर मैं बात करूं स्वच्छ भारत की, तो आप हमारी बहनें बैठी हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा। मैं जब बचपन में अपनी गाड़ी से मुझे जाने का मौका मिलता था तो मैं देखता था कि झुंड की झुंड बहनें, 20-20, 30-30 बहनें झुंड बनाकर अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए खेतों में जाया करती थी। कैसा जीवन था। लोटा हाथ में लेकर, पानी हाथ में लेकर, वो दैनिक जीवन के लिए, और वो सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी। कैसा अमानवीय जीवन था, कैसा अमानवीय जीवन था। सोचिए आप, किसी ने चिंता नहीं की। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा स्वच्छता अभियान, और 12 करोड़ शौचालय इज्जत घर बनाए और 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का रास्ता दिया। ये भी हमको मालूम है।
मैं आपसे आयुष्मान भारत की बात करना चाहता हूं। आयुष्मान भारत, ये सभी लोग बैठे हैं, पुराने लोग, सब लोग 20-20 साल के एमएलए हैं, 20-20 साल के। ये सब चिट्ठी लिखते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, उसके हार्ट का ऑपरेशन होना है, वेल्व बदलना है, बाईपास होना है, किडनी का ऑपरेशन होना है, 3 लाख रुपए लगेंगे, 2.5 लाख रुपए लगेंगे, 1.5 लाख रुपए लगेंगे, कृपया पैसे देने की अनुशंसा करें। और ये 1.5 लाख मांगते थे, इनको 75,000 मिलता था। मैं ठीक बोल रहा हूं? 2 लाख मांगते थे, 1 लाख मिलता था, बाकी 1 लाख जनता से इकट्ठा करते थे। आज मोदी जी ने आयुष्मान भारत में भारत के 10 करोड़ 74 लाख परिवार, मीडिया वाले नोट कर लेना, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, लगभग भारत की 40% आबादी, और वो गरीब आबादी। कौन है वो लोग? रेडी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का कंडक्टर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, होटल में वेटर का काम करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया। 5 लाख रुपए का। और मैं कहूंगा, आप नोट कर लेना, मेरी बात नोट कर लेना, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश में अब 70 साल से ऊपर कोई भी, किसी भी जाति का, किसी भी आमदनी के आय के वर्ग का, हर एक व्यक्ति 70 साल से ऊपर, हर माता, हर बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का जो होगा, उसको आयुष्मान भारत में कवर कर लिया जाएगा और आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा। बहुत जल्द हमारे लोग आपके पास, जैसे महतारी वंदन योजना में आए थे, वैसे फॉर्म भराएंगे। जिस जिस घर में 70 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा, उसको आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का हर साल हेल्थ का कवर मिलेगा और उसका मुफ्त में इलाज होगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में, आपकी उंगली की ताकत देखो। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में 11वें स्थान से छलांग लगाकर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। 5वें नंबर। आज भारत ने ब्रिटेन को, जिस ब्रिटानिया ने हमको 300 साल 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री आप बनाएंगे और भारत 2 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप बताइए, दवाई के, दुनिया को दवाई देने में भारत नंबर 1 पर आके खड़ा हो गया। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा भारत बना रहा है। हमारा एक्सपोर्ट 138% बढ़ गया। पेट्रोकेमिकल्स में भारत का एक्सपोर्ट, निर्यात 106% बढ़ गया। उसी तरीके से आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, ये खिलौने की इंडस्ट्री, हमारे यहां दीपावली में जिस गणेश जी को आप पूछते थे, 10 साल पहले आपका गणेश भी चाइना से बन के आता था। गणेश जी, चाइना बनाता था हमारा गणेश जी को, चाइना बनाता था हमारे कार्तिकेय भगवान को, चाइना बनाता था राम जी की मूर्ति। मोदी जी ने कहा भारत का खिलौना, भारत का टॉय इंडस्ट्री को बढ़ाना है और आज 2.5 गुना हमारा टॉय एक्सपोर्ट बढ़ गया। आज हम खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी टॉय बना रहे हैं, उसके लिए भी हम आगे बढ़े। जापान, जिसको हम गाड़ियों के लिए जानते थे, डैटसन, टोयोटा, आज भारत जापान को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट। आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है। सब आज से 10 साल पहले आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया,
मेड इन जापान, आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। एप्पल भी आज एप्पल का मोबाइल भी अब इंडिया में बन रहा है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग, इस्पात में हम चौथे नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के प्रति विशेष प्रेम भी दिखाया है। टैक्स का डिवोल्यूशन जो होता है टैक्स के दृष्टि से, उसमें आपको जानकर खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ का टैक्स के दृष्टि से आपको पैसा मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को 5 गुना बढ़ा दिया, 5 गुना बढ़ा दिया। और उसी तरीके से ग्रांट इन एड 3.5 गुना बढ़ा दिया है। और उसी तरीके से आपको स्मार्ट सिटीज दी गई, फिर चाहे अटल नगर हो, चाहे आपका बिलासपुर हो, चाहे रायपुर हो, ये सबको स्मार्ट सिटी में जोड़ दिया गया है। और मुझे खुशी है कि मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था, मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को हम 5 नए मेडिकल कॉलेज देने में सफल हुए। 5 कहां सरगुजा कभी सोचा था कि ट्राइबल बेल्ट को मेडिकल कॉलेज मिलेगा? हमारे अनुराग जी बैठे हैं, पूछिए उनसे। वहां मेडिकल कॉलेज खुला। हमारा राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद, कांकेर में सोचा था जहां नक्सलाइट की गोलियां बजती थी, आज वहां मेडिकल कॉलेज खुल गया है। किस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया। और मैं यहां बताना चाहूंगा कि भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम वह भी राजनांदगांव में खुला है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। भिलाई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छत्तीसगढ़ में आएगी? सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया, इसको सबले बढ़िया बनाने में अटल जी से लेकर मोदी जी का योगदान है, जिन्होंने विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। आपका रेलवे का बजट 22 गुना बढ़ा दिया गया और अमृत भारत में 32 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। और उसी तरीके से वंदे भारत में अब आप बिलासपुर से नागपुर का सफर कर रहे हैं, यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस हाईवे, दुर्ग से रायपुर आरंग कॉरिडोर ये बन रहा है। 2 नए एयरपोर्ट बन गए हैं। हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाया गया। और मैं बिलासपुर के लिए विशेष करके कहना चाहता हूं, आज जाकर के अपना बिलासपुर का रेलवे स्टेशन देख लेना। मोदी जी ने 435 करोड़ रुपए भेजे हैं। आने वाले समय में अमृत भारत में आप एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं पता कर सकोगे, ऐसा भव्य रेलवे स्टेशन बिलासपुर का बनेगा। इसको भी आपने याद रखना। इसलिए इन सभी कामों को ध्यान में रखने की जरूरत है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनेंगे। और उसी तरीके से ये जो गरीब अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को मिल रहा है, ये अगले 5 साल फिर से मिलेगा और सभी गरीबों को मिलेगा, जिससे भारत की गरीबी आज 25% गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गई है। और उसी तरीके से आप बिजली का बिल अभी भरते हैं ना, बिजली का बिल भरते हैं ना। अब सूर्य योजना के तहत, घर सूर्य योजना के तहत अब घरों पर सौर ऊर्जा आएगी, आपको बिजली मुफ्त मिलेगी और जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा करोगे वह बिजली आपको बेचने का भी अधिकार होगा। यह फर्क आएगा, इसको भी आप ध्यान में रखिए। और इसी तरीके से 3 करोड़ बहनों को मोदी जी ने कहा है कि मैं लखपति दीदी बना के छोड़ूंगा। 3 करोड़ बहनों को। और मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है। इसीलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलती रहेगी और उसमें हम लोगों ने भी जोड़ा है, छत्तीसगढ़ ने भी जोड़ा है। और धान की कीमत बढ़ाई, वो तो किया ही है। तो इस तरीके से आपने इन सारी बातों को आगे बढ़ाया है। मैं यहां छत्तीसगढ़ के बारे में भी बताऊंगा 3 महीने में क्या फर्क आया है। 3 महीने में धान की खरीदी के आधार पर प्रति एकड़ 19,257 रुपए
आपको अनुदान के रूप में दिया गया और 24,75,000 किसानों को 13,320 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया गया। पत्रकार बंधुओं, नोट कर लेना, धान की खरीदी प्रति एकड़ 19,257 रुपए और 24,75,000 किसानों को 13,320 करोड़ रुपए ये देने का भुगतान करने का काम पिछले 3 महीने में हमारी सरकार ने किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। हम यहां ये भी बताना चाहते हैं कि दो किसानों के लिए 2015-16 और 2016-17 का बोनस का भुगतान वह भी 3,800 करोड़ रुपए दे दिया गया। बघेल ने नहीं दिया था। बघेल जी के जमाने में जो कुछ आए बस पॉकेट में डालो। आप लोगों को बिल्कुल, मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, बताओ भाई, ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? कांग्रेस की सरकार ने आपको लूटा कि नहीं लूटा? भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? ऐसी सरकार को कभी आप समर्थन देंगे? मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि महतारी वंदन बहनें बैठी हैं, बताइए महतारी वंदन में आपको किस्त मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? मैं बताना चाहता हूं 70,24,000 बहनों को 3 किस्तें मिल चुकी हैं और उसमें 1,000 रुपए उनको दे दिया गया है। 2 किस्तें दे दी गई हैं, तीसरे की तैयारी है। ये फर्क आता है। सही तरीके से सही सरकार आने का अर्थ क्या बनता है। मैं यहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी के सारे अच्छे काम गिना दिए, मोदी जी के सारे अच्छे काम गिना दिए, लेकिन जब तक आपको यह ना पता हो कि आपका मुकाबला किससे है, तब तक आपके समझ में नहीं आएगा कि अच्छे लोग और बुरे लोगों में फर्क क्या होता है, अच्छी पार्टी और बुरी पार्टी में फर्क क्या होता है, अच्छे नेता और गलत नेताओं में फर्क क्या होता है। मैं यहां आरोप लगाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सदा राम विरोधी रही और कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी रही। मैं बताना चाहता हूं, आप बताइए, क्या यही कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार नहीं थी? क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या सोनिया गांधी चेयरपर्सन नहीं थी? जब आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, एफिडेविट दिया था आपने कि राम काल्पनिक हैं, राम का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, और सेतु के विषय पर आपने भारत के पक्ष को रखने से आपने उसको डाइल्यूट किया था। क्या यह सत्य नहीं है कि आपका वकील राम मंदिर के केस में खड़ा होकर के उसने कहा था कि यह केस की तारीख बढ़ा दो, क्योंकि केस का अगर फैसला हो जाएगा तो भाजपा वालों को फायदा मिल जाएगा, इसलिए इसको रोको। लटकाने का काम, अटकाने का काम, भटकाने का काम, ये काम उन लोगों ने किया। हम लोगों ने उनको मंदिर के, हम लोग मतलब न्यास ने उनको प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण दिया। उन्होंने रामलला के मंदिर के प्रतिष्ठान के निमंत्रण को ठुकरा दिया। ऐसे राम विरोधी, ऐसे लोग जो हर चीज में राजनीति देखते हैं, ऐसे लोग, आप बताइए ऐसे लोगों को आपका समर्थन मिलेगा क्या? मिलना चाहिए क्या? मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि ये सनातन विरोधी भी है। आप बताइए, इनका साथी डीएमके का, स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को डेंगू कहता है, मलेरिया कहता है, और राहुल गांधी के मुंह पर लिकोप्लास्ट लग जाता है। चुप, कुछ नहीं बोलना। सोनिया गांधी बोलती नहीं है, प्रियंका गांधी बोलती नहीं है। आप बताइए ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप बताइए, एक इनका डीएमके का नेता ए राजा बोलता है कि सनातन एचआईवी है।
एड्स है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, बिल्कुल चुप रहती है। आप बताइए, ऐसे लोगों को समर्थन मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस पार्टी को देश विरोधी ताकतों को समर्थन देने में मजा आता है। ये देश विरोधी ताकतों के मूक दर्शक रहते हैं। अभी अभी कर्नाटक में एक राज्यसभा का सांसद नासिर हुसैन, वो राज्यसभा में चुना गया, विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए और मल्लिकार्जुन खड़गे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश से यह घटना घटती है। एक शब्द नहीं बोला जाता, एक शब्द नहीं बोला जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं किसी राज्यसभा के सदस्य बनने पर नासिर हुसैन के। बताइए, ये राष्ट्र विरोधी ताकतों को समर्थन है कि नहीं है? समर्थन है कि नहीं है? आप बताइए, हमारे नौजवान, छत्तीसगढ़ का नौजवान उरी का बदला लेने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान की भूमि में घुसकर पाकिस्तान को पछाड़कर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है और हमारे कांग्रेस पार्टी सबूत मांगते हैं, सबूत मांगते हैं। बोलिए, ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? पुलवामा में हमारे जवान, हमारे छत्तीसगढ़ के जवान एयर स्ट्राइक करते हैं और उनके कैंप को ध्वस्त कर देते हैं और यहां कांग्रेस पार्टी सबूत मांगती है। बाटला एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकवादी, उनके ऊपर सोनिया गांधी आंसू बहाती है। ये कैसा दिग्विजय सिंह उनको देशभक्त बोलता है? आप बताइए, ये समर्थन है कि नहीं है देश विरोधी ताकतों का? ये समर्थन है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? ये कांग्रेस पार्टी राम विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधियों के साथ प्रेम करने वाली पार्टी है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस, जो घमंडिया अलायंस है, ये अलायंस दो ही बातों का अलायंस है, दो ही बातों का गठबंधन है। एक, परिवार बचाओ पार्टियां, दूसरा, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली पार्टी। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आपको तय करना है। बोलिए, भ्रष्टाचार हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है कि नहीं हटाना है? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने CWG का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने 3G, 4G का 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? इन्होंने ना अंतरिक्ष छोड़ा, ना आकाश छोड़ा, ना समुद्र छोड़ा, ना पाताल छोड़ा, ना धरती छोड़ी। सभी लोगों में भ्रष्टाचार किया ये कांग्रेस पार्टी ने। आप बताइए, समाजवादी पार्टी ने कौन सा घोटाला? हां, गोबर घोटाला, मैं भूल ही गया था। शराब घोटाला, ये सारे घोटाले। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? गोमती रिवर फ्रंट घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, फूड ग्रेन का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, कविता ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी के नेताओं ने बालू घोटाला किया, टीचर घोटाला किया कि नहीं किया? बालू घोटाला किया कि नहीं किया? डीएमके के नेताओं ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आमदनी से अधिक उन्होंने घोटाला अपने घर में संपत्ति रखी कि नहीं रखी? ये सब लोग घोटाला करने वाली पार्टियां, सब घोटाला करने वाली। आप बताइए, एक मिनट बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं?
लालू यादव बेल पर है कि नहीं? मीसा यादव बेल पर है कि नहीं? तेजस्वी यादव बेल पर है कि नहीं? ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं? टीएमसी डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं? आप बताइए, आजम खान जेल में है कि नहीं? आप बताइए, टीएमसी के 2 मंत्री जेल में है कि नहीं? आप बताइए, डीएमके के 2 मंत्री जेल में है कि नहीं? ये कांग इंडी अलायंस या तो बेल पर है या जेल में है। ऐसे लोगों को समर्थन देना है क्या? ऐसे लोगों को समर्थन देना है क्या? और देखिए, आपके पास तोखम साहू है, ये पंच से निकलता हुआ, पंच प्रधान बनता हुआ, बीडीसी का मेंबर बनता हुआ, जिला में आगे बढ़ता हुआ, आज भारत की सबसे बड़ी संसद में आपके आशीर्वाद से पहुंचने वाला है। आपके आशीर्वाद से। बोलिए, तोखम साहू जी को आपका समर्थन मिलेगा ना? मिलेगा ना? भारी मतों से जिताओगे ना? जिताओगे ना? अब की बार, फिर एक बार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।